स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके सामने चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेन एवर यू लिसन टू माई लेक्चर, ऑलवेज सिट विथ योर पेन ईदर और पेंसिल एंड नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। बिकॉज मैं जब भी लेसन एक्सप्लेन करती हूँ तो साइड बाय साइड आपको क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कहाँ पे क्या आपके नोट्स बन रहे हैं, कहाँ पे क्या MCQs आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करते चलती हूँ। ओके, तो जब भी आप मेरा ये लेक्चर सुनते हो, हमेशा पूरी तैयारी के साथ बैठो। बिकॉज देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स तभी मिलेंगे जब तुम अच्छे से इकोनॉमिकल वर्डिंग्स को लिखोगे, अदरवाइज आप उससे पीछे रह जाओगे। So due to that, when you are attending my lecture, always attend with carefully. Okay? So today I'm going to start chapter 2, utility analysis. The question is, what is the meaning of utility? Utility means what? What is the meaning of utility? So my dear friends, my dear students, utility का मतलब क्या होता है? Utility का मतलब होता है, अगर हम इकोनॉमिकल वर्ड्स में देखें तो यूटिलिटी का ये मीनिंग होता है कि यूटिलिटी इज़ नथिंग, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ commodity. Okay, so here your question is, what is the meaning of want, what is the meaning of power, what is the meaning of commodity? तो आप वन बाय वन समझो। want का मतलब क्या होता है? want का मतलब होता है आपकी कोई भी विश, आपकी कोई भी डिज़ायर। ओके, इट इज़ कॉल्ड योर want। एग्जाम्पल आप ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी विश है मैं कार ले लूँ, येस और नो, ये आपकी एक डिज़ायर है, आपकी इच्छा है। आपने लाइट चालू किया, आपकी विश है कि मैं अपने घर में कलरफुल लाइट्स लगाऊं। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने जो हमारी जो विश है, हमारी जो डिज़ायर्स, हमारी जो डेली रूटीन की जो डिमांड है, इसको हम क्या कहते हैं? हमारी वांट्स। एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, they are never ending. If you are taken one flat, immediately you will wish that you want to take another flat. Yes or no? If you are purchasing one car, after few years of using, immediately you can wish for another car. So these all wishes are called want. हमारी जो इच्छाएं हैं ना, जो नेवर एंडिंग है, हम जब तक जिंदा रहते हैं हमारी ये इच्छाएं, एक को किया तो दूसरी, दूसरी को किया तो तीसरी, तीसरी को कंप्लीट किया तो चौथी। ये वांट्स, एंड वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकरिंग? रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिकरिंग का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, मतलब जो बार बार आता है, इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब वांट्स कैसे हैं? वो बार बार पैदा होते रहते हैं। आपने सुबह नाश्ता किया, आपको दोपहर को खाना खाएंगे, वापस आपको शाम को भूख लगेगी, फिर आपने कुछ स्नैक्स ले लिया, फिर आप रात को डिनर लेंगे। तो बार बार आ रहा है ना, अगेन एंड अगेन अराइज हो रहा है ना, तो वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। ये तो हो गया आपके वांट्स, नेवर एंडिंग वांट्स। वांट्स आर ऑलवेज डिमांडिंग, हम एक कंप्लीट करते हैं दूसरा करते हैं, दिस इज कॉल्ड वांट्स। अब हम आते हैं यूटिलिटी पे। यूटिलिटी इज़ व्हाट? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यूटिलिटी इज़ दैट इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। हियर इफ़ यू विल सी इन योर चैप्टर, सो सी यहाँ पे आपको ये आपको पॉइंट्स दिख रहा है। Let's recall. Number 1, want denotes a feeling of lack of satisfaction. Wants are unlimited. They are recurring in nature. They differ with age, gender, seasons, habits and culture. ये सारे wants के बारे में डिटेल्स हैं। हमारे wants कैसे होते हैं?
If you are a child, your want is different. If you are young person, if you are teenager, then your want is different. If you are uncle, auntie, aged person, then your want would be different. Yes or no? तो हमारी जो ज़रूरतें होती है, हमारी जो नीड्स होती है, वो हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलती रहती है. तो ये चारों पॉइंट्स में यही लिखा है. वॉन्ट्स डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वॉन्ट्स आर नेवर एंडिंग, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वॉन्ट्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, ये हमेशा आता रहता है. थर्ड है दे आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब दे ऑलवेज कम अगेन एंड अगेन. अगर आपने 12th में अगर आपने 11th में 85 लाया तो आपकी ये विश रहेगी कि मैं 12th में 90 लेके रहा हूँ. येस और नो? तो दीज ऑल आर रिकरिंग इन नेचर. फोर्थ है दे आर ऑलवेज डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन्स, हैबिट्स एंड कल्चर. अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स. व्हाट इज दैट यूटिलिटी? यूटिलिटी हमारी ये सारे जो वॉन्ट्स हैं ना, इन सारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करती है. तो ये जो सेटिस्फाई करने का ये जो पावर होता है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं. यूटिलिटी इज नथिंग, इट इज़ अ वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी. नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल. सपोज आपको बहुत प्यास लगी है, यू आर वेरी मच थर्स्टी. ओके, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो उस वक्त आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? व्हाट यू नीड दैट टाइम? यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर. यू नीड अ ग्लास ऑफ वाटर इन दैट. येस और नो? 1 ग्लास आपने पी लिया, 2 ग्लास आपने पी लिया, अब आपकी ये वांट्स क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई. तो ये जो 1 ग्लास से आपको पावर मिला, ये जो 2nd ग्लास से आपको पावर मिला, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप ये जो पानी पी रहे हैं, इससे आपकी प्यास तो बुझ रही है ना. यू आर क्वेंचिंग योर थर्स्ट. तो ये पावर हमारी क्या है? ये हमारी यूटिलिटी. सो यूटिलिटी इज नथिंग, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. तो अब हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ. इकोनॉमिकल इंट्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. ओके, अभी तक आपने समझा कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है. सो यूटिलिटी इज़ नथिंग, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. जैसे ही आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन यूटिलिटी एनालिसिस, immediately without thinking you write that utility is nothing, it is the want satisfying power of the commodity. और इसमें और डिटेल में क्या लिखने का है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. जैसा कि आपका इंट्रोडक्शन है कि यू हैव बीन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन क्लास 11. दिस यूनिट गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर. यूटिलिटी एनालिसिस में आप क्या पढ़ने वाले हो? हियर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर्स बिहेवियर. अभी आपको मैंने बताया था कि यूटिलिटी में हमारे अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, सिचुएशन, आर यूटिलिटी इज़ डिफरेंट, आर डिमांड इज़ डिफरेंट. तो ये कंज्यूमर्स के बिहेवियर को आप इस चैप्टर में एनालाइज करोगे. ओके, so in practice every individual try to satisfy his wants with available resources. It is true that human wants cannot be satisfied fully at a specific time. So utility analysis explains a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. That you all have to write. Explain about the utility analysis. तो first point you will write, जो आपको मैंने लेट्स रिकॉल में अंडरलाइन कराया था कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. सेकेंड पॉइंट आप यहाँ से लिखोगे कि इट गिव्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर. थर्ड पॉइंट्स आप लिखोगे दैट ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट ए स्पेसिफिक टाइम. एंड फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन. इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल आप क्लासेस जा रहे हो, आप कॉलेज तो जाते हो, बट साइड बाय साइड आप क्लासेस भी जाते हो, आप ट्यूशन्स भी लेते हो. क्यों लेते हो? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न? उसका रीज़न ये है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी गाइडलाइन चाहिए, और अच्छी गाइडलाइन के लिए आप एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो. तो आप पे करते हो, तो उसके लिए आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो भाई मैंने यहाँ पे अपना फीस पे किया है, सो आई वांट गुड मार्क्स.
So whatever the money you are paying, for that paying what you want a good marks, and for that you depend on the teacher and you are having that expectations that teacher मेरी इतनी अच्छी preparation करवाए कि मेरा marks अच्छा आ रहा है. So meaning is that you are paying and you are satisfying your wants. Clear you all? अब आपको समझ में आ गया इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन. यस, तो आपका इंट्रोडक्शन पॉइंट क्लियर हुआ. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. स्टूडेंट्स, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है. इसके टोटल 10 पॉइंट्स हैं. आउट ऑफ 10 पॉइंट्स अगर आप एग्ज़ाम में 8 पॉइंट्स लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा. क्या मिलेगा? फुल मार्क्स मिलेगा. आपका क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन इन डिटेल फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. तो आप इस तरह से लिखोगे. पहले आप हेडिंग डालोगे, जैसे यहाँ पे दिया है ना हेडिंग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. पहले आप इस तरह से हेडिंग डालोगे, उसके बाद आप सारे 10 पॉइंट्स 1 बाय 1 नीचे नीचे लिखते जाओगे. आफ्टर राइटिंग ऑल द 10 पॉइंट्स, लीव 1 लाइन एंड देन अगेन यू स्टार्ट बाय अनदर पॉइंट फ्रॉम द बिगनिंग. अगेन आप उस पॉइंट्स को लिखोगे एंड देन 2 to 3 लाइन्स एक्सप्लेनेशन. पूरा रामायण महाभारत डोंट राइट इन एग्जाम. राइट स्मार्टली. वट एवर इज द मेन पॉइंट दैट ओनली यू हैव टू राइट. गेटिंग? So your first point is that is relative concept. What is the meaning of relative concept? तो देखो, आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा. Utility is related to time and place. It varies from time to time and place to place. Example, woolen clothes have a greater utility in the winter and sand has greater utility at the construction site that at the seashore. Relative concept का मतलब क्या होता है? आपको पहले ही मैंने बताया था, बार बार मैं बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं. हमारी ज़रूरतें, हमारे नीड्स, हमारे वांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. एंड वांट्स हमेशा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिफरेंट होते हैं. यस, तो यहाँ पे हम वांट्स के फीचर्स पढ़ रहे हैं. तो हमारा पहला फीचर्स है रिलेटिव कॉन्सेप्ट. वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर रेनी सीजन है, सो इन द रेनी सीजन व्हाट यू विल डिमांड, अम्ब्रेला और वुलन क्लोथ्स. Of course our demand will be umbrella only. Yes, so according to situation हमारी demand होती है. So first हमारा relative concept means according to relation our demand will change. We demand according to our situation. So exam, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए, so you have to write the example. Woolen clothes have a greater utility in the winter. वुलन क्लोथ्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कब होता है? ठंडी में कि गर्मी में या बारिश में? वेरी सिंपल, ठंडी में, क्योंकि हमें उस वक्त वार्मनेस चाहिए. दैट टाइम वी नीड हीट. तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? वुलन क्लोथ्स हम डिमांड करते हैं कब? विंटर सीजन में. तो इसलिए यहाँ पे हमारा पहला फीचर्स है दैट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. क्लियर? नाउ सेकेंड इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट? Subjective concept is a psychological concept. Yes, the thing which you can feel is called psychological. If you are getting very good marks, then how much you are happy, no one can imagine. Yes, but unfortunately you are fail. That time how much you are sad, वो भी कोई इतना रियलाइज़ नहीं करेगा. कोई करेगा. हाँ ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जाम में ट्राई कर लेना, बट आपको जो फील हुआ है वो सिर्फ आप समझ सकते हो. यस, so utility is also a psychological concept. So this is the meaning, that is subjective concept. चलिए अब हम लोग आगे रीड करते हैं कि it is a psychological concept. It differs from person to person. This is due to differences in taste, preference, likes, dislikes, nature, habits, profession, etc. For example, stethoscope has a utility to a doctor but not to a layman. Layman means what? What is the meaning of layman? यस, लेमन का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक स्टेथोस्कोप किसके लिए यूज़फुल रहेगा? एक डॉक्टर के लिए या एक हाउसवाइफ के लिए? एक डॉक्टर के लिए. हाउसवाइफ का उससे कोई लेना देना नहीं है, मीन्स नो रिलेशन. लेमन मीन्स देयर इज़ नो रिलेशन. ओके, जिसके साथ रिलेशन रहेगा उसके साथ ही उसको उसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. टीचर को चौक का यूज़ है, टीचर स्टेथोस्कोप नहीं यूज़ करेगी.
बिकॉज कोई रिलेशन ही नहीं है. डॉक्टर चौक नहीं यूज़ करेगा बिकॉज वो डॉक्टर है. Getting? So subjective concept. These all features are very easy. Only you have to learn the points and accordingly you have to write. Clear you all? Now हमारा third है ethically neutral concept. Yes. What is the meaning of ethically neutral? The meaning of neutral means you have to be neutral. आपका फ्रेंड होता है ना, दो ग्रुप में लड़ाई हो गया, आप दोनों के साथ एक न्यूट्रल रिलेशन डेवलप कर रहे हो. भाई तुम भी मेरे फ्रेंड हो, तुम भी मेरे फ्रेंड हो. यू हैव टू बी न्यूट्रल. सो थर्ड इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन. इट इज़ अ मॉरल colorless concept. The commodity should satisfy any want of a person without consideration of what is good or bad, desirable or undesirable. For example, a knife has utility to cut fruits and vegetables as well as it can be used to harm someone. Both wants are of different nature but are satisfied by the same commodity. So, we say that utility is ethically neutral. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपके दो फ्रेंड के ग्रुप हैं और अगर आप झगड़ा वहाँ पे हो रहा है, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, सो यू हैव टू बी न्यूट्रली सॉल्व दैट. मतलब यहाँ पे ये होता है कि इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिकली न्यूट्रल. तो इन इकोनॉमिक टर्म्स द मीनिंग ऑफ एथिकली न्यूट्रल मीन्स यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है? एग्जाम्पल दिया है नाइफ का. स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम देन यू हैव टू राइट whatever the examples are given in the textbook only, then only you are going to get the good marks. अब ये नाइफ ले लो, यहाँ पे नाइफ का एग्जाम्पल दिया है. नाइफ का काम क्या है? टू कट. आप फिंगर रखोगे उसको भी कट कर देगा, आप वेजिटेबल रखोगे उसको भी कट करेगा. नाइफ ऐसा कभी नहीं बोलेगा नहीं नहीं मैं वेजिटेबल को काटूंगा, फिंगर को नहीं काटूंगा. कोई मतलब नहीं है, वो न्यूट्रल है. उसका काम है कट करना, आप जो भी रखो काट देगा. गेटिंग? So this is called, you have to be neutral whatever is the situation. So due to that it is called ethically neutral concept. Okay. Now the fourth is utility differs from usefulness. Yes. Utility जो है ना वो यूज़फुलनेस से अलग है. अब पहले आप मतलब समझो कि यूज़फुलनेस का मतलब क्या होता है. तो अभी यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, whereas usefulness indicates value in use of the commodity. Example, milk has both utility as well as usefulness to a consumer, while liquor has utility only to an addict but has no usefulness. ध्यान से समझो इसको. यूटिलिटी और यूज़फुलनेस में क्या फ़र्क है? यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे लिए यूज़फुल है. सेटिस्फाई तो कर रहा है वांट, पर क्या वो ज़रूरी है? यूज़फुलनेस मतलब वो हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो ही वो यूज़फुल कहलाएगा. अगर उसकी वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है. सिर्फ यूटिलिटी है, सिर्फ उसका यूज़ है. उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो ड्रिंकर है, द पर्सन हु ड्रिंक्स अ लॉट वाइन. उसका क्या यूज़ है? उसकी वैल्यू क्या है उसके लाइफ में? कोई मतलब है? अगर वो बार बार ड्रिंक ले रहा है तो यूटिलिटी ले रहा है, मतलब वो उसको यूज़ कर रहा है. लेकिन उसका यूज़फुलनेस क्या है? उसका उसके लिए वैल्यू क्या है? क्या उसकी बॉडी को अच्छे से विटामिन और प्रोटीन्स दे रही है? नहीं, वो उसको सिर्फ लॉस हो रहा है. फिर भी वो उसको यूज़ कर रहा है, मतलब वो यूटिलिटी ले रहा है पर यूज़फुलनेस नहीं ले रहा है. लेकिन अगर आप मिल्क ले रहे हो तो मिल्क का आप यूटिलिटी भी ले रहे हो और आप उसका यूज़फुलनेस भी ले रहे हो. मिल्क से आपको यूज़ हो रहा है, आप उसको पी रहे हो, और जब वो आपके बॉडी में जा रहा है तो उससे आपको बहुत सारे विटामिन्स, कैल्शियम्स, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब उसका यूज़फुलनेस भी हो रहा है. तो यहाँ पे ये फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस, इसका ये मतलब होता है. क्लियर? नाउ फिफ्थ इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. येस, कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं पर उससे हमको हैप्पीनेस नहीं मिलता है. गेटिंग? एग्जाम्पल, यू आर नॉट वेल. इफ़ यू आर नॉट वेल देन यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, और डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, इंजेक्शन लगाएगा,
हम मेडिसिन खाना पसंद नहीं करते, इंजेक्शन लेना पसंद नहीं करते, फिर भी हमें वो लेना पड़ता है, तो वो हमारे हैप्पीनेस से उसका कोई मतलब नहीं होता, देन टू हमें उसकी यूटिलिटी लेनी पड़ती है. ओके. So a commodity may possess utility, but it may not give any pleasure to the consumer. For example, injection for a patient has utility because it cures the ailment, but it hardly gives any enjoyment or pleasure to him. Clear? तो टिल 5 पॉइंट्स आपको समझ में आया. अब हम लोग चलते हैं 6th पॉइंट पे, दैट इज़ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यस, अभी हमने यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर किया, अब हम लोग आते हैं यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. अब यहाँ पे क्या है, यूटिलिटी इज़ अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन. दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट. Example, a thirsty person drinks a glass of water since water has the capacity to satisfy thirst. Utility of water is a cause of consumption and the satisfaction derived is the end result of the consumption. यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बहुत इजी है, बस आप ध्यान से समझो. हमारा पॉइंट है दैट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. स्टूडेंट्स, सेटिस्फैक्शन एंड कंजम्पशन, ये है हमारा कंजम्पशन, ठीक है, और ये है हमारा सेटिस्फैक्शन. यू आर वेरी मच थर्स्टी, तो आप क्या कर रहे हो, आप 1 ग्लास वाटर को पी रहे हो, मतलब कंज्यूम कर रहे हो, और साथ साथ आपको हैप्पीनेस मिल रहा है, आपको हैप्पीनेस भी मिल रहा है. फिर आप 2nd ग्लास पानी को भी आप ड्रिंक कर रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग, यू आर यूजिंग, और साइड बाय साइड आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है. लेकिन जब आप 3rd ग्लास पानी, ग्लास के 3रे ग्लास के पानी को अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपके पानी, आपकी प्यास बुझ चुकी है और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, तो अब यहाँ पे आप कंज्यूम करना बंद कर दोगे. 3rd ग्लास पे आप पानी को यूज़ करना स्टॉप कर दोगे. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन. कंजम्पशन इज़ डिफरेंट, सेटिस्फैक्शन इज़ डिफरेंट. वी यूज़ द गुड्स, वी आर यूजिंग, कंजम्पशन मीन्स टू यूज़. हम लोग गुड्स को यूज़ करते हैं, और कब तक यूज़ करते हैं, जब हमारा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है तब तक हम गुड्स को यूज़ करते हैं. जैसे हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिला, हम गुड्स को यूज़ करना बंद भी कर देते हैं. येस, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन. सो दे आर इंटर रिलेटेड. ऑफकोर्स कंजम्पशन एंड सेटिस्फैक्शन आर इंटर रिलेटेड. अभी मैंने बताया ना, आप 2 ग्लास पानी पी रहे हो तो आप कंज्यूम कर रहे हो और आप सेटिस्फाई भी हो रहे हो, बट 3रे ग्लास के टाइम पे आप कंज्यूम तो करोगे, बट आपको सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तो अब आप क्या बोलोगे, नहीं भाई अब मैं नहीं लूँगा, आई डोंट वॉन्ट. येस. नाउ द 7th पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनेशन. What? Hypothetical means imagination. So utility is an abstract concept. Cardinal or numerical measurement of utility is not possible. Example, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called disutility. Students, इस पॉइंट्स में समझने जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसको आप ध्यान से समझो. मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल का मीनिंग अभी मैंने बताया. हाइपोथेटिकल का मीनिंग क्या होता है, इमेजिनेशन. आप लिख कर ले लो. इट इज़ ए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. नाउ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है विच यू कैन फील बट यू कैन नॉट टच. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में पढ़ते हो ना आप, काइंड्स ऑफ नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यस, तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स यू कैन फील बट यू कैन नॉट टच. ओके, सो हियर ये क्या है, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. इसका मतलब क्या होता है? कार्डिनल मतलब हम अभी समझो आपने लड्डू खाया या पानी पिया, तो पानी को हम लोग, अगर ये आपका 1 गिलास पानी है, ठीक है, ये आपका पानी है, तो इस पानी को आप ऐसे बोलोगे क्या 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? कैन यू से? नो, यू कैन से अ ग्लास ऑफ वाटर. आप पानी को न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते. नंबर्स में, काउंटिंग में यू कैन नॉट काउंट द ड्रॉप ऑफ वाटर. ओके, सो हियर इट इज़. सो इसके लिए यहाँ पे दिया है कि कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. इस लाइन का मतलब समझ में आया ना? अब एग्जाम्पल की तरफ चले जाओ. A thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility.
अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, अगर आपको बहुत प्यास लगी है और आपने पानी पिया तो पहले ग्लास का पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यास लगा था। दूसरे ग्लास का पानी भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा, और तीसरे ग्लास का पानी भी उससे थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। पर चौथे ग्लास का पानी मैं दूंगी तो आप लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, अब हमको नहीं चाहिए, आप फेंक दो। वही पानी पहले ग्लास का आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही पानी का चौथा ग्लास यू डोंट वांट। यस, तो यहाँ पे है अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। बाद में हमको ये यूटिलिटी नहीं चाहिए। लोअर लेवल, थर्ड ग्लास में भाई अभी हमको आधा कर दो ग्लास का पानी, अब हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, अब आता है यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड ईदर पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। येस, आप स्टूडेंट से अंडरलाइन करो, ये हमेशा एमसीक्यूज में आता है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो ये आपको लर्न करना है। इट मे बी डैश पॉजिटिव, इट मे बी डैश ज़ीरो, और इसमें भी डैश नेगेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट है नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। यस, जैसे आपके दो नाम होते हैं ना, ऐसे ही नेगेटिव यूटिलिटी का दूसरा नाम है डिसयूटिलिटी। ओके, सो ये भी आप अंडरलाइन करो, डैश यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। तो आपका आंसर रहेगा नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी। what is the second name of negative utility? So the second name of negative utility is disutility. होप सो आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि हर इंसान का दो नाम होता है, उससे आप ध्यान में रखना। नेगेटिव, द नेम ऑफ नेगेटिव यूटिलिटी इज डिसयूटिलिटी। ओके, तो लाइन बाय लाइन आपको मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। देन टू अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। नाउ number 8, utility is multi-purpose. Yes, a commodity can satisfy the want of more than one person. It can also be put to several uses. Example, electricity can be used to serve many purposes and many people at some point of time. Yes, what is the meaning of utility? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? हम जो सामान डे टू डे यूज़ करते हैं वो सेटिस्फाई जो पावर करता है, इस इज कॉल्ड यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज़ नथिंग, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी हमारे क्या करते हैं, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है। लेकिन ऐसा होता है क्या एक ही घर में लाइट जलेगा बाकी सबके घर में लाइट नहीं जलेगा? इज़ इट पॉसिबल? नो। इलेक्ट्रिसिटी पूरी सिटी को, पूरे स्टेट को, पूरे कंट्री को एक साथ मिलती है। मल्टीपर्पज़, येस और नो? सो यूटिलिटी इज़ द मल्टीपर्पज़, और मल्टीपर्पज़ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी? इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों तरह से आपको ये चीज़ें, ये सेंटेंस ध्यान में रखना है। ओके, तो अब आपका 8th पॉइंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9th पॉइंट पे, दैट इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यस, what is the meaning of intensity of want? So utility depends on the intensity of a want. More intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of want declines, utility diminishes. Example, a hungry person finds more utility in food than a person who is not hungry. Yes, intensity of want का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपके पास पेन नहीं है तो उस वक्त आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पानी रहेगा या पेन रहेगा? वेरी सिंपल, दैट टाइम योर फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी योर पेन, बिकॉज उससे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। देन ओनली यू कैन गेट द मार्क्स, देन ओनली यू कैन अचीव योर गुड परसेंटेज, ना कि वाटर बॉटल, ये भाई पानी तो बाद में पी लेंगे। बट एज सुन एज आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे तो भी आपके पास पेन नहीं रहेगा, तो क्या आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, नो प्रॉब्लम, वी कैन टेक लेटर ऑन। नो, राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग एनी यूज़। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। हमारा सिचुएशन हमें बताता है कि हमें कैसे क्या यूज़ करना है, किस टाइम पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। सो
नाइन्थ पॉइंट जो ये है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट. फॉलोड. नाउ 10th point is utility is the basis of demand. Yes, a person will demand a commodity only if it gives utility to him. For example, a sick person is utility in medicines, hence he demands medicines. Yes. What is the meaning of utility is the basis of demand? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारी लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो ना, तो हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, चाहने वाले नहीं हैं. एक बात बताओ, अगर आपको बैठे बैठाए खाना मिलेगा, आप हार्डवर्क करोगे क्या? कभी नहीं करोगे, नेवर. लेकिन वो खाना मिलने के लिए हार्डवर्क करना ज़रूरी है, इसलिए करते हो. तो हमारा वो बेसिस है, हमारा वो ज़रूरी है, इट्स नीड, इसके लिए हम काम करते हैं. तो अगर हमको लाइफ में ज़रूरत ही नहीं हो किसी चीज़ के लिए, तो हम काम करेंगे ही नहीं, हमारा वांट ही नहीं होगा कुछ भी. पर हमको वांट को सेटिस्फाई करना रहता है. सो ड्यू टू दैट वी आर डूइंग आर डिफरेंट वर्क. So due to that it is written that utility is the basis of demand. Okay. अब आपको अगर इफ़ यू आर वेल हेल्दी पर्सन हो, मेडिसिन की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर वही वहाँ पे जो जस्ट अपोजिट सामने का पर्सन है जो बीमार है, ही इज़ नॉट वेल, सो उसकी लाइफ में पूछो मेडिसिन की क्या वैल्यू है, बिकॉज दैट टाइम ही नीड्स इट. तो अगर हमको अगर कोई ज़रूरत नहीं, कोई नीड्स ना हो ना, तो हम कभी भी कोई भी चीज़ डिमांड ही नहीं करेंगे. और डिमांड क्यों करते हैं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी नीड्स ऑल दैट थिंग्स. सो दीज ऑल आर कॉल्ड. So due to that here we say that utility is the basis of demand. So students, I hope so आपको सारे के सारे 10 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए. येस और नो? यस. तो हम आपको अगर बताएं कि आपका पहला पॉइंट क्या था, तो आपका पहला पॉइंट था रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, देन आपका एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, देन यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, देन यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, देन आपका आएगा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, देन मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल, देन यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज़. फिर आपका आ जाएगा utility depends on the intensity of want, and the last is utility is the basis of demand. तो यहाँ तक ये आपके हो गए सारे के सारे 10 पॉइंट्स दैट इज़ फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. यस, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में स्टूडेंट्स डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, आप टेंस्ड रहते हो, आप इधर का पॉइंट उधर डाल देते हो और उधर का पॉइंट्स इधर डाल देते हो, रिजल्ट यू विल गेट द मार्क्स 0. तो आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. तो इतना ध्यान में रखना, फीचर्स 10 पॉइंट्स है जो हमारे अकॉर्डिंग टू नीड्स होता है. फीचर्स में क्या है? 10 पॉइंट्स है जो हमारे अकॉर्डिंग टू नीड्स है, अकॉर्डिंग टू टाइम है. मिस ने समझाया था अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो ये हमारा फीचर्स वो अलग 10 पॉइंट है. और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमको कैसे ध्यान में रखना है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमको ऐसे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम चीज़ों को अलग अलग शेप देते हैं. अलग अलग लोग हैं, उन्हें हमने अलग अलग नाम दिया है. तो इसके हिसाब से मैं आपको ये कोई रिलेशन नहीं इकोनॉमिक से, ये मैं आपको आप हाउ यू कैन कीप रिमेंबर, उसके लिए कि अलग से मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि इस तरह से अगर आप ध्यान में रखोगे, सो इन दिस वे आपके जो पॉइंट्स हैं फीचर्स और टाइप्स के, यू विल नॉट गेट मिक्स्ड. ओके. तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की तरफ. तो पहला है फॉर्म यूटिलिटी. यस, व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू अ चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल, इट इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. एग्जाम्पल, टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड एट्सेट्रा. देखो स्टूडेंट्स, ये टाइप्स है. यहाँ पे मैंने आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का एग्जाम्पल एक भी नहीं दिया, हमने यहाँ पे क्या दिया? शेप चेंज किया है. तो इससे ध्यान में रखना कि हाँ ये टाइप्स है. टाइप्स में तो शेप वगैरह चेंज होता है ना, तो वो सिर्फ 4 टाइप्स है. और फीचर्स में तो देयर आर 10 टाइप्स जो अकॉर्डिंग टू नीड्स होता है. ओके. तो अभी बेंचेज हैं, ये हमको बेंच है, कहाँ से बना है? वुड से बना है. सो हियर वी आर चेंजिंग इट्स शेप, इसका डिज़ाइन. ओके. दिस इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. दिस इज़ कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. क्लियर. अब आता है हमारा सेकेंड इज प्लेस यूटिलिटी. When utility of the commodity increases due to change in its place,
it is called place utilities. Example, woolen clothes have more utility at cold places than at warm places, and transport creates place utility. Yes, वुलन क्लोथ्स हमको चाहिए, वुलन क्लोथ्स की सबकी नीड होती है, बट टेल मी वन थिंग, जितनी वुलन क्लोथ्स की नीड्स कश्मीर में है, क्या उतने वुलन क्लोथ्स की नीड्स मुंबई में होती है क्या? नो, बिकॉज यहाँ पे मुंबई का क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड क्लाइमेट है. सो हियर वी डोंट वांट ऑल दैट वुलन क्लोथ्स. सो अकॉर्डिंग टू प्लेस हमारे डिमांड्स चेंज होती है. ओके, सो अकॉर्डिंग अ प्लेस. और ये सबसे ज़्यादा किससे होता है? एंड यूटिलिटी होता है कैसे? ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. बाबा कश्मीर से अगर कश्मीर में हमको वुलन क्लोथ्स भेजना है तो हमको ट्रांसपोर्ट का हेल्प लेना पड़ेगा ना. येस और नो? सो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. क्लियर? अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज सर्विस यूटिलिटी. येस, there are many teachers, doctors, lawyers, they provide their service and for that they charge the fees. ये भी एक तरह का ड्यूटी है ना. तो उसके लिए आपको वो फ्री में तो चार्ज नहीं करते, उसके लिए वो पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी. नाउ फोर्थ इज नॉलेज यूटिलिटी. फोर्थ क्या है आपका? नॉलेज यूटिलिटी. When a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. Example, utility of a mobile phone or a computer increases when a person knows about its various functions. Yes, knowledge utility का मतलब होता है कि if you are having knowledge regarding a particular thing, तो वो आपके लिए it is very useful. But if you don't know how to use that, what's the use of it? अब ये एग्जाम्पल देख लो, ये ग्रैंडी है और ये उनका ग्रैंडसन है, इसके हाथ में बुक है, तो उसको पता है कि इस बुक को रीड कैसे करना है, पर ग्रैनी डजंट नो हाउ टू रीड. तो जो इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता उसके लिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बुक्स? नो यूज़. दूसरा एग्जांपल ले लो, मोबाइल. अब आप जितना मोबाइल यूज़ करते हो उतने आपके घर में आपकी मम्मी को, आपकी ग्रैनी को फ़ोन का उतना यूज़ नहीं आएगा. जिनको मोबाइल का यूज़ ही नहीं पता है वो मोबाइल के बारे में क्या जानेंगे? बट आपको तो पता है मोबाइल, हाउ मोबाइल इज़ यूजफुल टू यू. सो इफ़ यू आर हैविंग द नॉलेज, द सेम थिंग विल बी यूजफुल टू यू. बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट, देन द सेम थिंग इज़ यूजलेस फॉर यू. क्लियर? सो दिस इज़ कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी. अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ पोजेशन यूटिलिटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोजेशन? पोजेशन का मतलब होता है वो चीज़ हमारी, हमने ले लिया. Possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another. Example, transfer of goods from the seller to the buyers. Yes, जब आप शॉप पे जाते हैं, आप कोई भी सामान खरीदने रहे तो आप पूछते हैं भैया ये कितने का है, तो आपने उसके लिए पे किया और पे करने के बाद जो आप सामान आपने लिया अब वो आपका है. वो सेलर नहीं बोल सकता कि तुमने पे किया तो भी ये सामान मेरा है. वो बोल सकता है क्या? नहीं, वो सामान अब आपका हो गया. आपका फ्लैट आपका है, आपका कार आपकी है, आपकी जगह पे खड़े रहते, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज दिस इज़ योर्स. यू हैव पजेस इट, यू हैव टेकन इट. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी. नाउ द सिक्स्थ इज टाइम यूटिलिटी. येस, व्हेन द utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called time utility. Example, student has more utility for textbook during the examination than in vacations. The time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. Yes, time utility. आप स्टूडेंट हो, बोर्ड के एग्ज़ाम जब तक नहीं हुए रहते हैं आपको आपके टेक्स्ट बुक्स की बहुत यूज़ रहती है, बहुत वैल्यूएबल रहता है. जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में चले जाते हो, दैट टाइम दैट बुक इज़ नॉट हैविंग एनी वैल्यू फॉर यू, एनी यूज़फुल फॉर यू. इट्स नॉट यूज़फुल फॉर यू. येस और नो? तो जब तक आपको उसकी नीड है, वो आपकी ज़रूरत है, वैल्यू है. नीड्स ख़त्म, उस बुक की आपके लिए वैल्यू ख़त्म. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर कोई चीज़ है और आपको अचानक में ज़रूरत है और आपने उसको सेव करके रखा हुआ है और सडनली आपको उस टाइम पे उसकी नीड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको डैडी मम्मी डेली पॉकेट मनी देते हैं, आपने उसको एक्सपेंस कर दिया, खर्च कर दिया, आपके पास पैसे नहीं हैं. बट अगर आपने वो पैसे को सेव करके रखा है, पॉकेट मनी को सेव करके रखा है, और सडनली आपको कुछ एग्जामिनेशन टाइम पे घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो आपने वो जो सेव किया हुआ मनी था आप उसको एज अ फीस दे सकते हैं.
तो आपको मालूम पड़ा ना, अच्छा हुआ, थैंक गॉड मैंने अपना सब पॉकेट मनी सेव करके रखा था, सो टुडे एटलीस्ट आई एम यूजिंग इट एज अ फीस, तो मेरा एग्ज़ाम में मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। स्केर्सिटी के टाइम पे आपने उस पैसे को यूज़ कर लिया। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, जब आपको कमी हुई तो आपने उस चीज़ को यूज़ कर लिया। क्लियर यू ऑल? तो ये था हमारा 6 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, knowledge utility, possession utility and time utility. Clear you all? अब मुझे यहाँ पे ऐसा फील नहीं होता कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरा लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उन्हें फीचर्स और टाइप्स में कोई भी डाउट्स रहेगा। नो, बिकॉज आई नो मैंने इतनी अच्छे से समझाया है कि स्टूडेंट्स को कोई डाउट ही नहीं रहेगा। देर आर 10 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड देर आर 6 फीचर्स ऑफ टाइप्स। ओके, तो अब मैं चलती हूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है स्टार्टिंग टू एंड बहुत ही आईएमपी है। इसका हर एक पॉइंट्स आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ यूटिलिटी? क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, क्वेश्चन नंबर 3। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी है, इसमें से आपको आंसर इन डिटेल आएंगे 8 मार्क्स के, शॉर्ट नोट्स आएंगे 2 मार्क्स के, डिस्टिंग्विश आएंगे 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। कैसे और क्या, पहले मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन लेटर ऑन यू विल कम टू नो दैट हाउ एंड व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। ओके, सो concepts of utility. There are 2 concepts. First is total utility and second is marginal utility. तो पहले आप total utility का मतलब समझो. What is the meaning of total utility? देखो, there are 2 main concepts, total utility and marginal utility. So total utility refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of the commodity consumed. It is an aggregate of the utility from all successive units of the commodity consumed. मतलब समझो इसका, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है इट रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने सामान यूज़ किया, आप मार्केट में गए, कहाँ गए आप? मार्केट में गए, ओके। वहाँ से आपने कुछ पेन ले लिया, फिर आपने वेजिटेबल ले लिया, फिर आपने बुक्स ले लिया। अब आपने ये सब कुछ लिया, पेन लिया, वेजिटेबल लिया, बुक्स लिया, और ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं? आपके यूज़ में हैं, इट इज़ यूज़फुल फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें जो आपने यूज़ की, ये सबका टोटल मिला के क्या हो गया? आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। क्लियर? जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, पेन हो गया, बुक्स हो गया, पेंसिल हो गया, आपने जो भी चीज़ें यूज़ की, ये सब चीज़ का टोटल मिला के आपने क्या किया? इन तीनों को आपने यूज़ किया। सो इन तीनों का एग्रीगेट मतलब टोटल इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। क्लियर यू ऑल? सो इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटीज़ फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। अब आप यहाँ से इस लाइन का मतलब समझो, इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज़ फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। इसका मतलब होता है कि समझो आपने, ये है आपका कमोडिटी, कमोडिटी एक्स। कमोडिटी का मतलब होता है सामान। तो समझो आपने एक्स सामान लिया, मतलब आपने भेलपुरी खाया, ठीक है। तो पहले आपने 1 प्लेट भेलपुरी खाया, फिर आपने 2 प्लेट भेलपुरी खाया, फिर आपने 3 प्लेट भेलपुरी खाया। तो आप बोल सकते ना कि मैं तो आज टोटल 3 प्लेट भेलपुरी खाया। कितना प्लेट भेलपुरी खाया? 3 प्लेट। तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 3 प्लेट, 3 प्लेट्स। समझ में आया? ये यहाँ पे यही लिखा है कि इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ द यूटिलिटी फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। आपने कितना टोटल भेल को कंज्यूम किया, कितना यूज़ किया? 3 प्लेट, 3 प्लेट्स। ओके, दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब आता है, और इकोनॉमिकल वर्डिंग्स आपको जब एग्जाम में व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, देन यू हैव टू राइट एग्जैक्टली
The total utility refers to an aggregate of the utility derived by the consumer from all units of the commodity consumed. मतलब आपने जितनी सारी चीज़ें यूज़ की हैं आप सब कुछ बताओगे कि भाई मैंने ये चीज़ यूज़ किया है और कितना यूज़ किया, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, इसका ये मतलब है। ठीक है, इन जनरल टर्म्स में समझ लिया, अब इसको इकोनॉमिकल टर्म्स में आपको लर्न करना है एंड देन यू हैव टू राइट इट। ओके, नाउ सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब है हमारे जो डेली के लैंग्वेज में जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में मार्जिनल बोलते हैं। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूनिट। ओके, सो अब मार्जिनल के नाम से किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये आपके बुक का मार्जिन नहीं है। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशनल। गेटिंग? आपके पास 2 चॉकलेट थे और आपके फ्रेंड ने आपको 2 और दे दिया। आपके पास 2 चॉकलेट ऑलरेडी थे, आपके फ्रेंड ने आपको 2 और दे दिया, तो ये जो 2 है ना, यही आपका एक्स्ट्रा है, यही आपका मार्जिनल है। एक्स्ट्रा मतलब मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, एडिशनल सामान, एडिशनल यूनिट। क्लियर? सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of the commodity consumed. So it is the addition made by the last unit of the commodity consumed. Last unit of the commodity consumed का मतलब यही हुआ। आपके पास 2 चॉकलेट थे, आप उतने से खुश थे, लेकिन फिर भी आपको एडिशनल आपके फ्रेंड ने 2 और दे दिया। ले लेना भाई, ले ले, चलेगा ना, एक्स्ट्रा खा ले, क्या जाएगा तेरा। यस, तो ये आपका एक्स्ट्रा है, एडिशनल है। सो दिस इज कॉल्ड लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड विच वाज एन एक्स्ट्रा यूनिट। क्लियर? तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस आपको समझा। टोटल मीन्स पूरा आप जितना सामान यूज़ कर रहे हैं सारा का सारा, ऑल एग्रीगेट्स यूनिट कंज्यूम्ड बाय यू। एंड मार्जिनल मीन्स दैट additional, that extra units of the commodity which you are using is called marginal. Okay, समझ में आया? अब इसका थोड़ा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो कि इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो यहाँ पे आपको स्टडी करना है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए आएगा 2-2 मार्क्स के लिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा एज इट इज़ लिखना है, TU एंड MU का। ओके, अब हम लोग चलते हैं रिलेशनशिप की तरफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? तो रिलेशनशिप को आपको पढ़ना है। देखो, TU इट इज़ द सिंबल ऑफ समेशन। क्या इट इज़? ये हमारा ये जो उल्टा ऐसे M रहता है ना, इट इज़ अ सिंबल ऑफ समेशन। ओके, समेशन इज टोटल। इसका मतलब क्या होता है? टोटल। ओके, सो TU मतलब टोटल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। सो TU इज इक्वल टू समेशन MU और TU इज इक्वल टू MU1, MU2, MU3। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ये 1, 2, 3? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपने यहाँ पे पहला प्लेट भेलपूरी खाया, दूसरा प्लेट भेलपूरी खाया, तीसरा प्लेट भेलपूरी खाया, मतलब जो सामान आप यूज़ कर रहे हैं ये हमको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ नंबर एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझने के लिए ईजी हो। फर्स्ट यूनिट 1, सेकेंड यूनिट 2, थर्ड यूनिट थर्ड प्लेट। इस तरह आपका MUN बन गया। N का मतलब होता है तो जो कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लिया आपने भेल यूज़ किया, मैंने आपको नाम दिया भेल, तो भेल क्या है? भेल इज़ नथिंग, इट इज़ N का कितना प्लेट आपने यूज़ किया? 1, 2, 3। तो फिर MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1 एडिशनल यूनिट। 3 प्लेट तो खाया था, चौथा प्लेट तेरे फ्रेंड ने खिला दिया, ले भाई खा ले चौथा भी। N-1 जो आपको माइनस हो रहा है, एडिशनल हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। ओके, गेटिंग? सो वेयर TU इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, MU इज इक्वल टू MU1, MU2 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। आप जो सामान यूज़ कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड 1, 2, 3। ओके, MUN मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट। N का मतलब होता है वो सामान जो आप यूज़ कर रहे हो, भेलपूरी, समोसा, जो भी है वो है वो सामान। TU मतलब टोटल एंड TUN-1 मतलब टोटल यूटिलिटी एट
प्रीवियस लेवल, मतलब स्टार्टिंग में आपने 2 प्लेट खाया, 3 प्लेट खाया, चौथा भी आपने खाया, लेकिन वो क्या हो रहा था, वो एक्स्ट्रा था, वह एडिशनल था। आप बोलोगे हाँ यार खा तो लिया, पर वो एक्स्ट्रा था ना, ज़्यादा हो गया ना, इंडाइजेशन। यस, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस। ओके, अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पे। इस टेबल को बहुत ध्यान से समझना, ये एग्ज़ाम में हमेशा 8 मार्क्स में आता है। आंसर इन डिटेल, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा ये रिलेशन एक्सप्लेन करना, ठीक है। और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल एंड डायग्राम व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो। ये ऑलवेज 8 मार्क्स में आता है, और अगर हाफ आया तो 4 मार्क्स में आता है। तो इसमें आपके हो गए कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स। डिस्टिंग्विश में हो गया टोटल एंड एमयू, फिर शॉर्ट नोट्स में हो गया टोटल एंड एमयू। अब थर्ड क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, which always comes for answer in detail, that is 8 marks, और answer the following for 4 marks. ओके, 4 मार्क्स में आएगा तो आप थोड़ा कम लिखोगे, 8 मार्क्स में आएगा तो आप पूरा डिटेल में लिखोगे, दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्स फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी and its total utility are interrelated. This can be easily followed from the hypothetical example given in the table. What is the meaning of hypothetical? मैंने पहले ही बताया है, इमेजिनेशन। इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं होता है, बट वाई वी आर एज्यूमिंग, ओनली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल टेबल दिया हुआ जिसकी वजह से आपको समझना है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वॉट एवर द थिंग्स यू आर यूजिंग। मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल मीन्स एडिशनल। ओके, एक्स का मतलब जो आप सामान यूज़ कर रहे हो, भेलपूरी, ठीक है। तो समझो कि आपने जब ये टेबल को समझो, जब आपने पहला प्लेट खाया भेलपूरी का, तो आपका उस वक्त डिमांड, आप बहुत खुश थे। टोटल यूटिलिटी कितनी थी, आपने उसका 10 पॉइंट्स, आपने उसका 10 यूनिट्स यूज़ कर लिया, और उस टाइम पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम है। क्या है, सेम है। लेकिन जब आपने दूसरा यूनिट यूज़ किया तो आपने उस वक्त उसका कितना, दूसरा सेकेंड यूनिट जब आपने एक्स का यूज़ किया तब आपका उसका टोटल यूटिलिटी कितना था, 18। पर ध्यान से सुनो, मार्जिनल यूटिलिटी लेस हो गया, 10 से 8 पे आ गया। थर्ड पॉइंट के टाइम पे आपका टोटल यूटिलिटी ज़्यादा है, पर एम यू 6 आ गया। फोर्थ के टाइम पे टी यू ज़्यादा है बट एम यू कम हो गया, 4 हो गया। फिफ्थ के टाइम पे टी यू ज़्यादा है बट एम यू और कम हो गया। सिक्स के टाइम पे टी यू अगेन 30 है बट एम यू 0 हो गया। 7 के टाइम पे अब आपका टी यू भी 28 हो गया, और ये तो आपका सीधा सीधा नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जैसे ये समझो, ये आपका क्या है, समोसा। क्या है ये जो यूनिट ऑफ एक्स है ये आपका क्या है, समोसा है। जब आपने पहला समोसा खाया उस वक्त आप बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, और आपका मार्जिनल मतलब जो एडिशनल यूटिलिटी वो भी नहीं बराबर है। लेकिन जैसे जैसे आप समोसा खाते गए सेकेंड, तो उस टाइम पे भी आप, सेकेंड टाइम पे भी आप बहुत खुश थे, थर्ड पे भी आप बहुत खुश थे, फोर्थ पे भी आप बहुत खुश थे, और लेकिन धीरे धीरे आपका पेट भरता जा रहा था। क्या हो रहा था, धीरे धीरे आपका पेट भरता जा रहा था। जब बाद में आपको 10 समोसा के ऊपर खाने को पड़ेगा तो आपने बोला नहीं भाई अब मेरे को नहीं चाहिए, बस हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब तू कितना भी समोसा दे मैं नहीं खाऊंगा, कितना भी दे, खा लिया ना 4-5 प्लेट, इतना खाया ना, बस हो गया। और जब आप 6 यूनिट मतलब जब आप 15वें समोसा पे गए तो टोटल यूटिलिटी आपकी, अरे भाई 15 समोसा, बाप रे बाप। तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे, भाई मेरा इंडाइजेशन हो जाएगा, मैं फेंक दूंगा चलेगा। और आपको ज़बरदस्ती और पकड़ा दिया गया तो आपने बोला ये भाई ये टोटल यूटिलिटी जो है ना ये 28 है। 28 का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, वॉशरूम में जा रहे हो, नेगेटिव इंडाइजेशन। गेटिंग, होप सो, यस। तो आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आया। अब सेम टेबल के जैसे जैसे आपने टेबल समझा है वैसे ही आपको इस टेबल के साथ में ग्राफ को भी समझना है। ओके,
देखो अब मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाउ यू विल एक्सप्लेन। जब मैं ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्टूडेंट्स अब अपने सामने टेबल को भी रखो, टेक्स्ट बुक साथ में खोल कर बैठो, आप ग्राफ के साथ साथ टेबल को भी समझो। सी, there are very few points which I would like to tell you before you are going to understand the graph. Whatever the graph you are going to draw, whatever, first of all you have to give the heading. अभी ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। तो समझो ये आपका पेज है और आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, लेकिन इस ग्राफ के ऊपर आपको हेडिंग देना पड़ेगा द रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। जब तक आप ये नहीं लिखोगे तब तक ये ग्राफ किसका है एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो ऑलवेज जो भी जिसका भी ग्राफ है पहले यहाँ पे ऊपर उसका हेडिंग लिखो, ओके, अदरवाइज आपका मार्क्स कट। Second thing, if you are going to draw the graph, then here you have to, if you will not mention y, marks cut. If you will not mention x, marks cut. If you will not mention tu, marks cut. If you will not mention any of the heading, marks cut. If you will not mention total utility and marginal utility, marks cut. If you will not mention unit of commodity x, marks cut. ये हेडिंग, ये सारी चीज़ें लिखनी बहुत ज़रूरी है। These all are very minute things, but when we are going to check the papers, ये सारे कैलकुलेट होते हैं, अदरवाइज आउट ऑफ 2 आपको आधा मिलेगा या 0 मिलेगा। और आप बोलोगे मैंने तो पूरा टेबल ड्रॉ किया था, मैंने तो पूरा ग्राफ ड्रॉ किया था, फिर मेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिला? तो मार्क्स इसलिए नहीं मिला बच्चों, बिकॉज आपने ये सारी चीज़ें आपने लिखी नहीं थी। क्लियर? तो whenever you are going to draw the graph, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ओके। अब आप ग्राफ पे आ जाओ। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक में अपना टेबल ओपन करके रखो, जो यूटिलिटी शेड्यूल का जो टेबल जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया, आप वो टेबल जस्ट कीप इट ओपन। सो फर्स्ट है, और यहाँ पे आपका ये एक्स है, दिस इज़ योर एक्स, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ओके। यहाँ पे आपको एक्स लिखना है, यहाँ पे आपको y लिखना है, और यहाँ पे आपका y पे क्या है टी यू एंड एम यू। मतलब जो हमने टेबल ड्रॉ किया था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जस्ट लुक एट दैट टेबल। उस टेबल में फर्स्ट पॉइंट पे है आपका, फर्स्ट पॉइंट पे क्या है उस टेबल में, पहला है टोटल यूटिलिटी आपका कितना है 10, आपका जो टी यू है उसका पहला यूनिट है 10, और जो आपका एम यू है वो भी है आपका 10। अब आप यहाँ पे पॉइंट्स बना दोगे 4, 8, 12, 16, ठीक है, ओके। तो अब इस ग्राफ को ध्यान से समझो। देखो आपका, मैंने अभी आपको बताया कि आपका टी यू एंड एम यू, ओके। तो आपका फर्स्ट यूनिट जो आपका कमोडिटी एक्स है वो आपका पहले का टी यू है 10 और एम यू भी आपका 10 है। तो अब आप यहाँ पे ढूंढोगे कि 10 कहाँ आएगा, तो 4, 8, यस 8 और 12 के बीच में 10 आएगा। तो हमारा फर्स्ट यूनिट जो है, जो हमारा एक्स है, हमने एक्स पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी डाला है और वाई पे हमने टी यू एंड एम यू डाला है। मतलब ये जो टी यू एंड एम यू, ये दोनों, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे 10 कहाँ आएगा, अप्रॉक्स 8 और 12 के बीच में। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा यूनिट जो है वो है हमारा 18 और 4, हमारा जो दूसरा यूनिट है वो हमारा 18 और एम यू है हमारा 8। तो अब हमारा टी यू कहाँ आएगा 18 मतलब समवॉट इधर 12 और 16 और 20 के बीच में हमारा 18 आएगा, और 8 भी हमारा एम यू है, तो हमारा 8 मतलब हमारा ये हो गया हमारा एम यू मतलब सेकेंड पॉइंट, और हमारा 18 मतलब हमारा 18 पे हमारा ये जा रहा है, सेकेंड पॉइंट पे ये जा रहा है हमारा 18, ये रहा हमारा 16 के बाद 17, 18। तो देखा आपने, ये आपका ये डॉट, आपका ये डॉट जो कि 18 का है, और ये सेकेंड पॉइंट पे ये डॉट जो कि 8 का है, ये एकदम स्ट्रेट आने चाहिए। क्लियर? ओके। अब हम चलते हैं
गेटिंग। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड यूनिट्स पे। हमारा थर्ड यूनिट है 24। हमारा थर्ड यूनिट है 24। ये क्या है? TU। और हमारा MU कितना है? 6। तो अब हम हमारा इसमें थर्ड यूनिट हम लेंगे। हमारा TU कितना है थर्ड का? 24। 24 थर्ड पे, ये थर्ड पे ये रहा हमारा 24। और हमारा MU कितना है थर्ड पे? 6। तो 6 मतलब सम वॉट 4 और 8 के बीच में। मतलब आपका ये जो डॉट है ना, ये डॉट पूरा एक साथ मिलना चाहिए, इधर का TU का और इधर का MU का। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका ग्राफ बहुत ही अच्छे से बनेगा। ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पे आपका TU है 28। फोर्थ पॉइंट पे आपका TU है, फोर्थ पॉइंट पे आपका TU है 28। ओके। और आपका MU है, फोर्थ पॉइंट पे आपका MU है 4। तो अब आपका 28, ये देखो आप फोर्थ पे 28 और MU 4, ये रहा 4 और ये रहा 28, मिला दिया आपने। समझ में आया? वन वन पॉइंट एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हो ताकि आपको अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग तरह से समझ में आए कि आपको डॉट्स मिलाने कैसे हैं। क्लियर? अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिक्स्थ पॉइंट। अब आपका आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आपका है MU, आपके टेबल में देखो MU है 2 और TU है 30। 30 मतलब यहाँ से 29 के बीच में आपका आएगा 30। तो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट पे MU है 30 और आपका MU है, नहीं, TU है 30 और आपका MU है 2। आपका MU कितना है? 2 है। 2 मतलब आपका समवॉट यहाँ पे आएगा फिफ्थ पॉइंट पे, ये देखो। समझ में आया? ये दिख रहा है आपको? तो ये आपका इस तरह से यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। क्लियर? इस तरह से अब हम आते हैं आपका सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पे आपका TU है 30 और MU है 0। 0 मतलब हमारा यहाँ ये रहा, और TU है 30 मतलब हमारा ये रहा। ये है हमारा पॉइंट ऑफ स्टेटिटी। मैंने बोला ना, आप समोसा कितना भी दो, बस फाइनल सेटिस्फैक्शन। स्टेटिटी मतलब फाइनल पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। बस अब नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारा नेगेटिव में जा रहा है, 0 हो रहा है, तो अब हमको नहीं चाहिए। कुछ भी दो, हमको नहीं चाहिए। तो आपको इस तरह से एग्जैक्ट डॉट्स को मिलाना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका सेवन्थ पॉइंट पे आपका TU है 28। वापस आ गया सेवन्थ पॉइंट। आपका TU है 28 और आपका MU है -2। मतलब ये नीचे -4 दिख रहा है आपका, तो यहाँ पे समवॉट आएगा -2। तो ये आप मिला देंगे। ओके, आपको समझ में आया? तो ये आपका हो गया MU और ये आपका बन गया TU और ये है आपका पॉइंट ऑफ स्टेटिटी, मतलब पॉइंट ऑफ फाइनल सेटिस्फैक्शन। फिर आप इसको, ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये क्या, कौन सी लाइन है? दिस इज कॉल्ड योर डिमांड कर्व। विच लाइन? डिमांड कर्व. So after drawing the graph, you have to write here on the x-axis unit of commodity, on the y-axis TU and MU, and total utility curve and margin utility curve, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये है आपका explanation of table. ओके, तो अब जैसे आपने इस टेबल को एक्सप्लेन किया, द सेम थिंग आपको यहाँ पे रिटर्न करने का है। क्या करने का है? रिटर्न करने का है। तो आप यहाँ पे सारे इसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसको आपको अंडरलाइन ऐसा करना है कि पहले जब भी आप ग्राफ बनाते हो, उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर लिखोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ। ओके, फिर आप लिखोगे सारा एक्सप्लेनेशन, दे एक्स यूनिट पे क्या है, वाई यूनिट पे क्या है। तो यहाँ टेबल में एक्सप्लेन क्या है। X-axis measure the units of the commodity consumed, while Y indicates the figures of total and marginal utility. The above diagram shows that total utility curve slopes downward.
whereas marginal utility curve slopes downward. Marginal utility curve slopes zero and negative layers of marginal utility, where total utility curve shows maximum and constant total utility level. टोटल यूटिलिटी आपका क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम। भाई अब हमें समोसा नहीं चाहिए, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब बस अब मेरे पेट में जगह नहीं है, इंडाइजेशन हो रहा है, वॉशरूम जाने की नौबत आ रही है, अब नहीं चाहिए। बिकॉज मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा, और टोटल का मतलब होता है आपने बहुत यूज़ किया, अब आप सेटिस्फाई हो गए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्लियर? तो ये आपको लर्न करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एमसीक्यूज में भी आता है। तो अब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम आर सेम। पहला तो आपको ये लिखने का कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों का 10-10 है टेबल, अगर आपको ध्यान में हो तो। और दूसरे में आपका है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट द डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जब हमारा टी यू इंक्रीज होगा तो हमारा एम यू डिक्रीज होगा। मतलब जब आप पहला प्लेट समोसा खा रहे हो, दूसरा प्लेट खा रहे हो, तो आपका तीसरा प्लेट खा रहे हो, आप बहुत खुश हो, तब आपका टी यू इंक्रीज हो रहा है। पर चौथे प्लेट के टाइम पे ये आपका डिक्रीज होने जा रहा है, मतलब एडिशनल हो रहा है। क्लियर? तो आपको ये दूसरा पॉइंट इस तरह से लिखने का है, और ये सब एमसीक्यूज में पूछा जाता है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज देन marginal utility will what? So your marginal utility decreases. Okay. Now third, at a particular stage, total utility reaches to its maximum and remains constant. याद है टेबल? कांस्टेंट हो जाता है 30 नंबर 5th पे, और वापस 6th पे भी 30। बट आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? वो 2 से नेगेटिव से सीधा 0, पहले बस अब नहीं चाहिए 2 और फिर 0, कुछ भी करो नहीं चाहिए, 0 हो जाता है। तो at particular stage total utility reaches to its maximum and remains constant, whereas mu क्या हो जाता है? 0. so this is called point of steady, tu highest, mu 0। आपको क्वेश्चन आएगा when the tu will be highest, तो mu क्या रहेगा? जब आपका tu एकदम ज़्यादा है तो mu क्या रहेगा? 0। okay, now next point is number 4। number 4 is आपका है after this point any additional unit consumed further results in a decline in the total utility while marginal utility becomes negative। ये देखो सिंबल्स, टी यू एम यू क्या हो रहा है? जब आपका ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, जब आप मना कर रहे हो, तो आपका एम यू क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। नहीं चाहिए भाई, बस कितना समोसा, अब बस एम यू आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ओके, नाउ नंबर 5, आफ्टर रीचिंग टू द पॉइंट ऑफ स्टेटिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन रीच्ड एंड देयर इज नो एडिशन टू टोटल यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। ए भाई मैं 14 प्लेट समोसा नहीं खाऊंगा, बस फेंक दूंगा, मैक्सिमम लेवल, नाउ आई विल स्टॉप, आई विल नॉट ईट एनी, आई विल नॉट कंज्यूम एनी फर्दर यूनिट्स ऑफ समोसा। क्लियर? अब मैं समोसा नहीं खाऊंगा। नंबर 6, consumption beyond the point of satiety transforms satisfaction into dissatisfaction. In other words, a consumer starts experiencing ill effects of consumption। अब अगर यूज़ किया तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यूटिलिटी क्या है उसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर मैंने उसके फीचर्स बताए, फिर मैंने उसके टाइप्स बताए, फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सप्लेन किया, जहाँ पे भी कि 2 है, डैट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिर मैंने आपको उसका रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। इसी के साथ आज मैं आपको इस चैप्टर का ये लेक्चर बंद करती हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।